एपिसोड 21। बिलावल, राइम से कब बात करेंगे आप? सादिया बिलावल को चाय देते बोली। आज वापस आ जाए तो बात करता हूँ। साइम तो फिर भी सुन लेता है, लेकिन राइम न जाने किस पर चला गया है। इतना जज्बाती तो मैं भी नहीं था जितना वो है। आपके जज्बात से मैं अच्छी तरह वाकिफ़ हूँ। बिलावल, अपनी बात ना ही करें आप। सादिया बोली तो वो मुस्कुरा दिया। अभी भी बातें कर रहे थे जब साइम सलाम करते अंदर आया। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। आओ बेटा। खैरियत बाबा, आपने मुझे जल्दी ऑफिस से बुलाया? जी, मुझे कुछ ज़रूरी बात करनी थी। राइम के आने से पहले मैं तुमसे बात करना चाहता था। दरअसल बाबा, सईद साहब की कॉल आई थी। अली और इबादत की डेट फिक्स हो गई है और वो हमें वापस हवेली ले जाना चाहते हैं। एक तरफ तुम्हारी माँ का भतीजा है, दूसरी तरफ मेरी भतीजी। लेकिन मुझे अंदाज़ा है राइम नहीं मानेगा, इसलिए मैं चाह रहा था कि तुम राइम को समझाओ। बाबा माफ़ी मांग चुके हैं, वो अपने किए पर शर्मिंदा हैं और सब बार बार मिन्नतें कर रहे हैं वापस आने के लिए। मुझे बाबा का यूँ रिक्वेस्ट करना अच्छा नहीं लग रहा। प्लीज़, जब तुम्हारा भाई वापस आए तो उसे समझाना। बिलावल की बात सुनकर वो भी चुप हो गया था। सच तो ये था कि वो भी वापस हवेली नहीं जाना चाहता था, लेकिन वो माँ और बाप की आंखों में तड़प को भी नज़रअंदाज नहीं कर सकता था। इतनी ज़िल्लत के बाद वो इस रास्ते का रुख भी नहीं करना चाहता था, लेकिन बाबा के इतने मान से कहने पर वो मान गया था। आप फिक्र न करें बाबा, मैं बात करूँगा इससे। माँ और बाप को तो वो मुतमईन कर चुका था, लेकिन वो अपने भाई को भी अच्छी तरह जानता था। इतनी आसानी से मानने वालों में से नहीं था वो। उस आदमी को होश आए 2 दिन हो चुके थे। आज एमके के साथ सिर्फ ईगल वहाँ था। तो फिर क्या सोचा तुमने? एमके इसके सामने रखी कुर्सी पर जा बैठा। उस आदमी ने पर सोच नज़र से एमके को देखा। इस बात की क्या गारंटी है कि मेरे सच बताने पर मेरी फैमिली को नुकसान नहीं पहुंचाया जाता? तुम्हारे पास कोई दूसरा ऑप्शन नहीं है, लेकिन मैं तुम्हें इस बात का यकीन दिलाता हूँ कि तुम्हारी फैमिली की हिफाजत मेरी जिम्मेदारी है। मैं चाहूँ तो 2 मिनटों में तुम्हारी ज़ुबान से सब उगलवा कर तुम्हें मौत के घाट उतार दूँ, लेकिन तुम्हारे बच्चों का सोचकर मैं खामोश हूँ और तुम्हारे लिए भी यही बेहतर है कि मेरी खामोशी का नाजायज़ फ़ायदा मत उठाओ। एमके ने सख्त लहजे में कहा तो वो आदमी सच्चाई बताने पर मजबूर हुआ। मेरा भाई और मैं इसके बॉस के यहाँ काम करते थे। हमने कभी बॉस को नहीं देखा। इन्हें जो भी काम हो हमें फ़ोन पर बताया जाता है। इन दिनों भाई को बॉस का ऑर्डर मिला कि एमके और इसकी फैमिली को ख़त्म करना है। तस्वीरों के साथ भाई को ये मैसेज मिला, तुम्हारी फैमिली को बॉस ने मरवाया। भाई ने इससे पहले किसी का मर्डर नहीं किया, वो बस स्मगलिंग के हद तक काम करते थे। वो पहला मर्डर था जो वो करने जा रहा था। उसने मना भी किया था, लेकिन बॉस ने इन्हें धमकी दी कि अगर ये काम ना किया तो वो उनकी फैमिली को मार देंगे। हम दोनों ही डर गए थे, इसलिए मेरा भाई हामी भरते वहाँ से निकल गया। लेकिन वहाँ भी बॉस ने धोखा दिया। एक्सीडेंट होते ही उसने मेरे भाई को भी मरवा दिया। उस वक्त तुम्हारी और तुम्हारी बीवी की आखिरी सांसें चल रही थी, लेकिन तुम्हारी बेटी वो ज़िंदा थी। बॉस के आदमी इससे बेहोश बच्ची को वहाँ लाए थे। इसकी हालत बहुत ख़राब थी। कुछ दिनों के इलाज के बाद उस बच्ची को होश आ गया था। वो रो रो कर कहती थी कि मेरे बाबा को बुलाएं, लेकिन वहाँ कोई भी इंसान नहीं था। उस बच्ची पर बहुत जुल्म किया गया और आखिर में इसे बॉस ने बेच दिया। लड़कियों के धंधे में बॉस का आदमी चौधरी रहमत है। बॉस ने लड़कियां वहीं भेजी थीं और वो वहां से लंदन भेजता था। इन्हें लड़कियों में तुम्हारी बेटी भी थी, लेकिन बदकिस्मती से लंदन में इस गाड़ी का एक्सीडेंट हो गया। कुछ लड़कियां मर गईं और कुछ ज़ख्मी थीं। इसके बाद क्या हुआ मुझे नहीं पता। इस आदमी के बात ख़त्म करते एमके ने अपनी सुर्ख आंखों से इसे देखा। बेटी पर हुए जुल्म का सुनकर इसका दिल तड़प उठा था।
वो जो दूसरों की बेटियों पर हुए जुल्म को बर्दाश्त नहीं कर सकता था, उसकी अपनी बेटी पर वो जुल्म किया गया था। अचानक इसके जहन में वो नन्ही सी जान की तस्वीर घूम गई। एमके ने एक ही झटके में उठते इस आदमी को ज़ोर से थप्पड़ मारा, जिससे वो कुर्सी समेत पीछे जा गिरा। कौन है बॉस? मैं जानता हूँ अभी भी तुम में वफादारी वाले जरासीम बाकी हैं। सब सच बताओ, वरना तुम्हारी ज़िंदगी की कोई गारंटी नहीं होगी, ना ही तुम्हारी फैमिली की। इसे गिरेबान से पकड़ते उसने वापस ज़मीन से उठाया। देखो, मैंने तुम्हें सच्चाई बता दी है, तुम मेरी फैमिली को कुछ नहीं करोगे। आधी सच्चाई बताई है, मुझे तो पूरा सच जानना है। उसके बालों को जकड़ते बोला, मैं नहीं जानता बॉस कौन है, प्लीज़ जाने दो मुझे। वो आदमी मौत को साफ साफ अपनी नज़रों के सामने देख रहा था। अचानक इसकी नज़र इस आदमी के गले पर पड़ गई। इस आदमी ने भी वही लोमड़ी वाला लॉकेट पहन रखा था। अचानक एमके के जहन में मरहा की बात आई। उसने भी तो यही बताया था कि जिस आदमी ने उस पर अटैक किया था, उसने लोमड़ी की शक्ल वाला लॉकेट पहन रखा था। एमके को सारी बात समझ आ गई। उसने अपने चाकू से एक ही वार में इस आदमी का गला काट दिया। ये आपने क्या किया? ईगल जल्दी से इसके पास आते बोला, हमें अभी इसके बॉस के बारे में जानना था। ईगल की बात सुनकर उसने चाकू इस आदमी के कपड़ों से साफ किया। ये बॉस के बारे में कुछ नहीं जानता था। ईगल, जल्दी से मिकाल और बाकी सबको मीटिंग रूम में बुलाओ, मुझे कुछ बात करनी है। और मिकाल से कहना वो एक्सीडेंट वाली वीडियो भी साथ लाए। लेकिन क्यों? इस वीडियो का अब क्या करना है आपको? मैंने जितना कहा है इतना करो ईगल, बाकी बातें मीटिंग रूम में होंगी। एमके वहाँ से निकला तो पीछे भी वो फ़ोन निकालते सबको मैसेज करने लगा। आज एमके का हद से बढ़कर ख़ुद पर कंट्रोल इसे मुतासिर किया था। राइम के घर वापस आते ही बिलावल और सादिया ने इसे सब बात बता दी थी। सब इसके बोलने का वेट कर रहे थे। बाबा, मामा, आप लोग जाएं शादी पर, लेकिन मैं वहाँ नहीं जाऊँगा। मैं जानता हूँ मेरी वजह से आप दोनों को अपनों से इतने साल दूर रहना पड़ा। मैं मज़ीद आप लोगों के दुख की वजह नहीं बनना चाहता, लेकिन प्लीज़ मुझे वहाँ जाने पर कोई मजबूर ना करे। राइम, दादाजान बहुत इसरार कर रहे हैं। सबसे बढ़कर उन्हें अपनी गलती का एहसास हो गया है। जो हुआ बुरा हुआ, मैं मानता हूँ, लेकिन वो हमारे अपने हैं। कब तक क्यों लाताल्लुक़ रहेंगे हम? साइम ने कहा तो वो तंजिया मुस्कुराया। अपने ऐसे नहीं होते भाई। अपनों का भरोसा करते हैं, इन्हें अपनी बात साबित करने का मौका देते हैं। किसी के कहे में आकर इन्हें यूं जलील करके घर से बाहर नहीं निकालते। प्लीज़ मुझे इस बारे में कोई बात नहीं करनी। वो सब कहता वहाँ से उठकर चला गया, जबकि बिलावल और सादिया खामोश हो गए थे। साइम को माँ बाप के दुख का अंदाज़ा था, इसलिए उन्हें तसल्ली देता वो अपने कमरे में चला गया। इसे किसी भी हाल में राइम को मनाना था। वो मज़ीद माँ बाप को यूं दुखी नहीं देख सकता था। मुझे एक बात पता चली है भाई, लेकिन मुझे यकीन नहीं आया, इसलिए सोचा आपसे कंफर्म कर लूँ। मासूमा भाई के कमरे में आते बोली, जहाँ वो दाइम के साथ बैठा ऑफिस का काम कर रहा था। जी पूछें बेटा। वो दोनों इसकी तरफ मतवजा हुए जब उन दोनों के दरमियान सोफे पर बैठ गई थी। आप तो मुझे बहुत कूल और काइंड लगते थे भाई, लेकिन यार आपने तो मेरे ख्यालात को गलत साबित कर दिया। वो बेचारा सा मुँह बताते बोली, लेकिन गुड़िया पता भी तो चले कि बात क्या है। दाइम के पूछने पर वो मुस्कुराए बात बोली, भाई हमारे प्यारे से मिकाल भाई ने हमारी मासूम सी भाभी को धमकियां दे रखी हैं। आपको पता है उन्होंने ज़रनब से क्या कहा? दाइम को भी तो जसूस हुआ। कहते हैं जितना पढ़ना है शादी से पहले पढ़ लो, बाद में मेरे प्यार करने के बाद तुम्हारे पास पढ़ने का वक्त नहीं होगा। और वो बेचारी मासूम हमसे पूछ रही थी कि ये कैसा प्यार होता है जिसकी वजह से मैं बाद में पढ़ नहीं सकती। भाई क्या ये बात सच है? वो हंसी कंट्रोल के मिकाल से बोली, जिसकी बात सुनकर लाल टमाटर हो गया था। इसे ज़रनब से ऐसी उम्मीद नहीं थी कि वो ये बात सबसे शेयर करेगी। भाई आप ब्लश कर रहे हैं? ओह माय गॉड, सच में? वो खुशी से चहकते बोली।
वैसे क्या गुड़िया, सच कह रही है मिकाल? तुमने ज़ैनब से सच में ऐसा कहा? दाइम ने भी इसे छेड़ा तो वो खुफकी भरी नज़रों से इसे देखने लगा। निकलो यहाँ से मासूमा, वरना मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। जब दाइम पर बस न चला तो मासूमा पर ज़ोर आजमाई करने लगा। तुम हाथ लगा कर दिखाओ मेरे गुड्डे को, फिर बताता हूँ मैं तुम्हें। दाइम बहन को सीने से लगाते बोला, आपने ही इसे बिगाड़ रखा है भाई। तमीज़ नहीं है इसे कि भाई से कैसे और क्या बात करनी चाहिए। ओह हेलो, तुम्हें अगर इज़्ज़त से भाई कह देती हूँ तो इसका मतलब ये नहीं कि तुम कुछ भी कहते फिरो मुझे। अगर याद ना हो तो बताती चलूँ, हम दोनों जुड़वा हैं। इस दुनिया में एक साथ आए हैं, ना तुम मुझसे बड़े हो ना मैं तुमसे छोटी। इज़्ज़त रास ही नहीं। मासूमा को तो मौका मिल गया था। जो भी है भाई तो हूँ ना तुम्हारा, इज़्ज़त से बात किया करो मुझसे। वो भी करते बोला, मिस्टर मिकाल खान, मुझे बात से घुमाने की ज़रूरत नहीं है। मुझे सच बताओ क्या तुमने इस मासूम ज़ैनब से? मासूमा की बात सुनकर इसने बेबसी से दाइम को देखा, जिससे अपने छोटे भाई पर तरस आ गया था। मासूमा मेरी जान, छोड़ दो बेचारे की जान। और वैसे भी इन दोनों का मामला है, वो देख लेंगे। तुम जाओ मायरा को देख लो, कॉलेज से आई कि नहीं। हाँ हाँ भेज दें मुझे, सब समझती हूँ, बच्ची नहीं हूँ, पता है मुझे। भगा रहे हैं आप यहाँ से, लेकिन मैं भी जान कर रहूँगी कि वो कौन सा प्यार है। वो इसे धमकाती कमरे से निकल गई, जबकि दाइम ने मुस्कुराकर दोनों को देखा। भाई आप भी इसके साथ मिल गए नाइट फेयर यार। मिकाल ने शिकायत की तो दाइम ने इसे सीने से लगाया, मेरी जान, ये मेरे बहन भाई, ज़िंदगी इतनी संजीदा हो गई है, अगर कुछ पल खुशी के मिलते हैं तो इन्हें जी लेना चाहिए। और सच पूछो तो मैं भी जानना चाहता हूँ वो कौन सा प्यार है। दाइम ने इससे अलग होते बोला तो मिकाल ने इसे घूर कर देखा। थोड़ी देर बाद वो दोनों ही हंस दिए। सब लोग मीटिंग रूम में पहुँच चुके थे। बाबा, आपने इस आदमी को मार दिया, लेकिन क्यों? मिकाल, जितनी इन्फॉर्मेशन लेनी थी मैं ले चुका था, अब इसके ज़िंदा रहने की कोई वजह नहीं थी। मैंने इस आदमी के गले में लूमड़ी वाला लॉकेट देखा, वो लॉकेट जिसका जिक्र मुझसे अरहा ने किया था। इस रात अरहा पर जिसने अटैक किया था उस आदमी ने भी सेम ऐसा ही लॉकेट पहना था। मुझे वो लॉकेट देखकर ऐसा लगा कि जैसे मैंने वो लॉकेट कहीं तो देखा है। मिकाल, वो वीडियो लगाओ, एमके ने कहा तो मिकाल ने वो वीडियो बड़ी स्क्रीन पर चलाई। रोको, जूम करो इसे। वीडियो के एंड पर जब मीरब और मुजाहिद वहाँ आए थे तब वो वीडियो वही रुकी। ये देखो, सेम वैसा ही लॉकेट मीरब और मुजाहिद ने पहन रखा है। मतलब ये दोनों भी बॉस के बंदे हैं, उससे मिले हुए हैं, तो यकीनन ये जानते होंगे कि बॉस कौन है। एमके ने कहा तो मिस्टर ने फ़ौरन मुदाखलत की। एमके सर, इसका उल्ट मतलब भी तो हो सकता है। मतलब जैसे हमें लग रहा है कि सब मीरा बांट और मुजाहिद अंकल ने किया है, ऐसा भी तो हो सकता है कि किसी ने हमें गुमराह करने की कोशिश की हो सकता है ये बॉस के अपने लोग हों जिन्होंने हम सबको गुमराह करने की कोशिश की। मिस्टर, अब इससे ज़्यादा क्या सबूत चाहिए तुम्हें? ये वीडियो फेक नहीं है। मिकाल को गुस्सा आया था मिस्टर की बात सुनकर। बिल्कुल एमके, यही बात मैं कह रहा हूँ। भले ही ये वीडियो असली हो, लेकिन वीडियो में मौजूद लोग असली हों ये तो ज़रूरी नहीं। मिस्टर, तुम्हें याद है उस दिन अरमान ने हमें क्या बताया था? मिकाल ने कहा तो मिस्टर को वो दिन याद आया जब अरमान शिकस्ता हाल में इनके पास आया था। मिस्टर के पास कोई जवाब नहीं था, इसलिए वो खामोश हो गया था।